सबसे पहले तथागत बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी बहुजन महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन हमारे सीनियर लीडर डी राजा जी, वीसी के चीफ डॉक्टर थौल तिरुमावलवन जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर रवि कुमार, एडवोकेट प्रसन्ना जी और सभी साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है कि कंट्रीब्यूशन टू इंडियन डेमोक्रेसी। किसका कंट्रीब्यूशन? बाबा साहेब अम्बेडकर का। ये बात इसलिए भी साबित होती है, तथागत बुद्ध के टाइम पर भारत में गणराज्य थे। जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ा होगा। यानी अब से लगभग 2600 साल पहले भारत में, बिफोर 2600 ईयर अगो, तब भारत में गणराज्य थे। लोग खुद अपना राजा चुनती थी। लेकिन बुद्ध के बाद हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे भारत में राजतंत्र आया और वो सामाजिक व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था पर, जाति पर आधारित थी, सोशल सिस्टम विच वॉज based on varnashram and casteism. They have no judicious character. As Britishers said, a Brahmin should not become a judge because they have no judicious character. तो जो प्रजातंत्र को राजतंत्र में बदलने वाले लोग, जिनके कैरेक्टर में अनइक्वालिटी है, जिनके कैरेक्टर में इनजस्टिस है, उनसे डेमोक्रेसी की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर भारत का संविधान बनाने वाले भारत के जातिवादी मानसिकता वाले लोग होते तो यकीन मानिए भारत में कभी भी हजारों वर्ष से गुलाम 90% लोग कभी भी आजाद ना हुए होते। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत है, जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था और संविधान सभा के सामने यह प्रश्न आया, हु इज टू बी गिवन टू कास्ट वोट, तो मैनी ऑफ द members of Constituent Assembly were in favor to give voting right to the taxpayers. Second, to the graduates. And third one, to the zamindars. So because for about 3,500 years, we were not having right to get education. We were not having any right to trade or business. Then how can we become graduate? How can we become taxpayers? It means most of the members of Constituent Assembly were not willing to give voting right to the more than 90% people of India. So how can we expect from them, if they wrote this constitution, can they bring democracy in India? Of course no.
जिनके व्यवहार में न्याय नहीं है, जिनका न्यायिक चरित्र नहीं है। और डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड जस्टिस, और इक्वालिटी एंड जस्टिस के बिना डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। जो आज भी जस्टिस देने को तैयार नहीं है, जो आज भी घड़ा छू लेने पर हमारे बच्चों की हत्या कर देते हैं, जो आज भी घोड़ी पर बारात निकालने पर हमला कर देते हैं, जो आज भी मूंछ रखने पर हत्या कर देते हैं, जो आज भी मंदिर प्रवेश पर मूर्ति छू लेने पर हत्या कर देते हैं, आप उनसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वो डेमोक्रेसी देने को तैयार है। अगर उन्होंने संविधान लिखा होता तो आप यकीन मानिए भारत में डेमोक्रेसी ना होती। We must be very thankful to Dr. Babasaheb Ambedkar. He got an opportunity to write Indian Constitution, and at least constitutionally, he made us equal among equals. He has given us fundamental rights. An entire constitution is based on equality, fraternity, and justice. As and when we go through the preamble of Indian Constitution, उसमें दिखता है कि बाबा साहब की सोच जो बुद्ध के धम्म से प्रभावित थी, वो सोच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में नजर आती है। लेकिन अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान ना लिखते तो भारत में आज प्रजातंत्र नहीं होता, और उसका एक बड़ा नुकसान क्या होता जानते हैं आप? भारत एक विविधताओं का देश है। भारत में हर 50 किलोमीटर पर संस्कृति बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। जिस देश में 4 वर्ण हो और हजारों जातियां हों, अनेकों भाषाएं हों, अनेकों संस्कृतियां हों, जो देश आजादी से पहले 565 रियासतों में बटा हुआ हो, उसको एकजुट रखना क्या संभव था? यह तो करिश्मा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विद्वता का है कि उन्होंने भारत को ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसने अनेकों भाषा, अनेकों धर्म, हजारों जातियां, अनेकों संस्कृतियों के बावजूद इस विविधता से भरे देश को एकजुट कर दिया। और आज भारत एकजुट है। लेकिन आज न केवल भारत का संविधान खतरे में है, आज भारत का प्रजातंत्र खतरे में है। द डेमोक्रेसी इन इंडिया इज इन डेंजर बिकॉज the constitution is in danger. There are only few people, like the person sitting on the dais and you all. We are here to save the democracy. We are here to save the Indian Constitution. Otherwise, जो लोग देश में सत्ता में हैं, जिनकी पिछले 9.25 साल से केंद्र में सरकार है, उनके कार्य देश को तोड़ने वाले हैं, उनकी नीतियां देश को बांटने वाली हैं, उनके मुंह से कभी भी जाति और धर्म के नाम पर हुई हत्याओं के बारे में कभी एक शब्द नहीं निकलता। कैसे शासक हैं ये लोग? लोग मर रहे हैं, इनको दर्द नहीं होता, मारने वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। शर्म तो तब आती है जो लोग हमारी बेटियों की इज्जत लूटकर हत्या कर देते हैं। उन हत्यारों के फेवर में भी वो महापंचायत करते हैं। जुल्म के खिलाफ खड़ा होना तो दूर की बात है, जुल्म करने वाले के फेवर में वो महापंचायतें करते हैं। क्या ऐसे लोग कभी देश से प्यार करना सीखेंगे? जिन्होंने पहले ही देश को हजारों जातियों में बांट दिया हो, 565 रियासतों में बांट के रखा हो, जिनकी वजह से देश कमजोर हुआ है। क्योंकि भारत तो सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था। तथागत बुद्ध के टाइम पर दुनिया से पढ़ने के लिए लोग भारत में आते थे। भारत
से मानवता और शांति का संदेश पूरी दुनिया में गया और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। और जिस धम्म को भारत से जाने के बाद पूरे दुनिया ने स्वीकार किया, भारत के लोगों ने उसी धम्म को खत्म कर दिया। जो धम्म समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री की बात करता हो, जिसमें सबके कल्याण की भावना हो, ऐसे धम्म को खत्म करके जाति और वर्ण के आधार पर, शोषण के आधार पर बांटने वाली व्यवस्था को भारत में काम करने वाले लोगों से हम भारत को एकजुट करने की और भारत की प्रजातंत्र को एक मजबूत करने की उम्मीद नहीं कर सकते। आज लड़ाई जिस तरीके से लड़ी जा रही है, उसमें हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनकी आज हम पुण्यतिथि पे हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, जरा सोच के देखो, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अकेले चंद साथियों के साथ लड़के, जिन्होंने भारत में प्रजातंत्र भी दिया, भारत के किसानों के लिए, भारत के मजदूरों के लिए, भारत की महिलाओं के लिए, भारत के आदिवासियों के लिए, भारत के दलितों के लिए, भारत के पिछड़े वर्ग के सबके लिए कुछ न कुछ दिया हो, उस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की भावना को समझो कि वो अकेले चंद साथियों के साथ लड़े, बिना तलवार के, कोई औजार हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक से, अपनी काबिलियत से 3500 साल की गुलामी तोड़कर भारत के 95% लोगों को आजाद कर दिया। अब आप सोचेंगे 95% में क्यों कह रहा हूं? 95% इसलिए कह रहा हूं, 50% तो महिला, चाहे वो ब्राह्मण की महिला हो, चाहे वैश्य की हो, चाहे क्षत्रिय की हो, चाहे वो शूद्र की हो, सब महिला, धर्मशास्त्रों में उनका स्थान शूद्रों से भी बदतर है। तो 50% तो महिला हो गई। देश में 5.52% ब्राह्मण है, 3.90% क्षत्रिय है, 1.30% वैश्य है और 1.07% कायस्थ है। चारों को भी जोड़ ले तो 12% से कम है। तो 12% से आधा निकाल दो महिला अलग, तो कितना बचा? 6%। उन 6% को छोड़ दो तो 94% लोगों की आजादी की लड़ाई अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लड़ी। और सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि जो लड़ाई गांधी जी, नेहरू जी, जिन्ना जी सहित सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेताओं ने लाखों अनुयायियों के साथ लड़ी, औजारों हथियारों का इस्तेमाल हुआ, लाखों लोग मारे गए, वो लड़ाई अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के खिलाफ थी। और उस आजादी के आंदोलन में देश की महिलाओं की आजादी की चर्चा नहीं है। उस आजादी के आंदोलन में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक और अधिकार की आजादी की चर्चा नहीं है। तो क्या वो लड़ाई केवल 6% लोगों की आजादी के लिए थी? और दूसरी तरफ ये तो 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी से आजादी की लड़ाई थी। लेकिन दूसरी तरफ जिस लड़ाई को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लड़ा, वो 3500 साल की गुलामी के खिलाफ देश के 94% लोगों को आजाद कराने की लड़ाई, बिना किसी की हत्या किए, बिना औजार हथियार का इस्तेमाल किए, बिना किसी का खून बहाए, अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने चंद साथियों के साथ अपनी बुद्धि और विवेक से लड़ी, अपनी काबिलियत से लड़ी, अपने आर्गुमेंट से लड़ी और जीत हासिल की। लेकिन दुख इस बात का है कि जो अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें देकर गए, उसमें से 70% छिन गया। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन ना देते तो मेरे भाई तिरुमावलवन जी सांसद नहीं होते, कुड नॉट बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। डॉक्टर रवि कुमार कुड नॉट बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
I couldn't become MLA and minister also. So if I could become a minister, that is only because of Dr. Baba Saheb Ambedkar. तो जिनकी वजह से मंत्री बने, उनकी विचारधारा को लागू करने के लिए मंत्री पद तो बहुत छोटा है, अगर ये जान भी देनी पड़े तो हम तैयार हैं। ये न्याय की लड़ाई है, किसी ना किसी को तो लड़नी पड़ेगी। कुर्सियों की क्या शक्ल देखें, इतने सारे सांसद होने के बावजूद, इतने सारे एमएलए होने के बावजूद, इतने सारे मंत्री होने के बावजूद देश के तीसरे राष्ट्रपति अपने समाज से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन गए। सुप्रीम कोर्ट में आज दो जजेस भी हैं, हाई कोर्ट के अंदर जजेस भी हैं। हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने। लेकिन सोचो, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन ना दिलाते तो क्या हम लोग पढ़ पाते? हम पढ़ नहीं पाते तो हम वकील भी नहीं बन पाते। वकील बने और पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला, चुनाव लड़ गए, एमएलए भी बन गए और मंत्री भी बन गए। गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन ना करते तो हमारे पिताजी की दिल्ली में नौकरी ना लगती, गांव में खेत में मजदूरी कर रहे होते। और अगर हमारे पिताजी गांव में मजदूरी कर रहे होते और हमारे पढ़ने के रास्ते ना खुले होते जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खोले, तो मैं भी फिर मजदूर गांव में होता, मैं फिर यहां दिल्ली में कैसे आता? आज अगर तमिलनाडु से चल के हमारे दो शेर, दो पैंथर्स यहां मंच पे डायस पे बैठे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, ओनली बिकॉज ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। He has sacrificed his 4 children. He has sacrificed his wife. It means he has sacrificed everything for us. But what we have done? What are member of parliament and member of legislative assemblies, ministers, judges, bureaucrats, what we are doing? Are we performing our duty in a manner as Dr. Baba Saheb Ambedkar wanted? Are we truly representing our society in the assembly as well as Parliament of India? Of course no. And this is very shameful. This is hurting. It hurts me. It hurts my society. Why our member of parliament and member of legislative assembly keep mum? Why didn't they raise their voice? अगर बीजेपी से चले गए, कांग्रेस से चले गए, आप से चले गए, किसी से चले गए और वहां गूंगे बहरे बन के बैठ जाए क्या? इसीलिए चुना था कि इसीलिए रिजर्वेशन दिलाया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कि जो चुन के जाएगा वो वहां जाके समाज के दुख दर्द पे बोलता नहीं है। कौन लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि हमारे 99.5% लोगों से एजुकेशन छीन गई? आप हायर एजुकेशन की फीस देख लीजिए। आज अगर आपका बच्चा किसी का इंजीनियरिंग कर रहा होगा, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 साल की फीस का खर्चा नियर अबाउट 2 लाख, हॉस्टल खर्चा, बाकी खर्चे अलग, सारे खर्चे जोड़ लिए जाए, 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए 12 से 15 लाख रुपया चाहिए एक परिवार को। क्या हमारे 99.5% लोग 12 से 15 लाख का एक बच्चे की प्रोफेशनल फी खर्च करने की सामर्थ्य रखते हैं? तो ये एजुकेशन इतनी महंगी क्यों हुई? सिर्फ इसलिए क्योंकि जब एजुकेशन आपको मिली, आप लोगों ने पढ़ लिखकर अपनी काबिलियत साबित की, आप जज बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, पढ़ने की वजह से बने, तो उनको ये दर्द हो गया कि अगर ये गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख कर जज, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनेंगे तो उनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? दे नीड चीप लेबरर्स एंड दे वांट us to become laborers. Are you ready to accept this? If no, then why don't you raise your voice? एजुकेशन, जो सरकारें एजुकेशन का भी खर्चा ना उठा पाए, इलाज का भी खर्चा ना उठा पाए, ऐसी सरकारों की हमें जरूरत क्या है? नौकरी तो आप दे नहीं पा रहे, महंगाई आप कम नहीं कर पा रहे, आप कुछ भी नहीं दे पा रहे देश के लोगों को, कम से कम एजुकेशन तो दे दो।
आपने तो साजिश के तहत एजुकेशन छीन ली। एक तरफ एजुकेशन छीन ली, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स थी एक एक करके प्राइवेटाइज करते करते सब कुछ प्राइवेट कर दिया, तो नौकरी भी नहीं बची। और दूसरी तरफ रोस्टर पॉइंट चेंज किया। पहले 40 पॉइंट रोस्टर था, पहली वैकेंसी एससी को जाती थी, दूसरी जनरल, तीसरी जनरल, चौथी जनरल। आज पहली वैकेंसी जनरल को, दूसरी जनरल को, तीसरी जनरल को, चौथी ओबीसी को, पांचवी जनरल को, छठी जनरल को, सातवीं एससी को, और एसटी को तो जाकर 14वीं या 15वीं नंबर पे वैकेंसी मिलती है। और विभागों में वैकेंसी निकलती है 3, तो तीनों जनरल। मैं खालसा कॉलेज का देख रहा था, वैकेंसी निकली 66 के करीब वैकेंसी थी, सारी की सारी जनरल, एक भी ना एससी को, ना एसटी को, ना ओबीसी को। यानी कि आपका रिजर्वेशन हैज ऑलरेडी बीन टेकन अवे। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, देन दिस इज योर फॉल्ट। अदरवाइज दे हैव ऑलरेडी फिनिश दिस रिजर्वेशन। और ईडब्ल्यूएस पे तो उन्होंने बोला, प्रसन्ना जी ने बहुत अच्छा केस भी लड़ा, तथ्य रखे, पर जब सुनने वाला सुनने को तैयार नहीं है, जिसका जुडिशियस कैरेक्टर नहीं दिखता, तो फिर उम्मीद किससे करें। 2000 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। 2000 अंडर रिप्रेजेंटेड, बट those are over represented and they are neither socially not educationally backward. How can they become how can they are entitled to take this benefit of reservation on the basis of EWS? और उस EWS में SC ST OBC अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब खुलेआम भारत के संविधान की इन्होंने हत्या कर दी है। जिसको संविधान की रक्षा करनी चाहिए, अगर वही संविधान की हत्या करेंगे तो न्याय की उम्मीद किससे करेंगे। मुझे लगता है टाइम ही चूंकि इसका शायद 8 बजे तक है, तो मैं अपनी बात को छोटी करता हूँ। मुद्दा इतना दर्द, इतना दिल में, बोलना शुरू करता हूँ तो कब में 40-50 मिनट निकल जाते हैं मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता। माफी चाहूंगा थिरुमा ब्रदर, चूंकि समय आपका 8 बजे तक, तो मैं अपनी बात को सिर्फ इस बात के साथ खत्म करूंगा कि ये सच्चाई स्वीकार कर लीजिए, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का संविधान ना लिखते तो ना तो हमें वोट डालने का अधिकार मिलता, ना भारत में डेमोक्रेसी आती, क्योंकि वो लोग डेमोक्रेसी देने के फेवर में नहीं थे। वो लोग हमारे हक और अधिकार के बारे में कभी सोचते भी नहीं थे। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कांग्रेस से नफरत करते थे, क्योंकि कांग्रेस ने कभी जातिवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। और संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों ने तो हमें वोट देने के फेवर में बोला ही नहीं। ये तो विद्वता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की थी, जिन्होंने सबको कन्विंस किया। और कितनी मेहनत की होगी, पूरे दुनिया के संविधान पढ़ के, लिखना, और लिख के फिर एक एक आर्टिकल पे जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाके डिबेट करके सबके क्वेरीज को सेटिस्फाई करना, सबके क्वेश्चंस को जवाब देना, और सबको संतुष्ट करके भी उसको मनवा लेना। कितनी मेहनत की होगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरा स्वागत किया, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।